हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई, हमने आपका कंपनी लॉ, जो कि भाई चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस में चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, ठीक है। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 5। इसके पहले के सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। आई होप आप सबने उसको पढ़ लिया होगा। अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम आर आर्टिकल, मतलब देखो, हमने सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया? अल्ट्रेशन ऑफ एमओए पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ाया था अल्ट्रेशन ऑफ एओए पढ़ाया, ठीक है। इसमें एमओए के अंदर क्लाज वगैरह जो भी अल्टर करना होता था, और इसमें आपको किसी भी प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, नेचर को चेंज करना होता है, तो अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अल्टर करना पड़ता है, ठीक है ना। चलो, अब हम देखेंगे भाई, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को जब हम अल्टर करते हैं, भाई अल्टर करने के बाद हमें इनका नोट करना पड़ेगा। भाई एक अपनी कॉपी होगी, उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? नोट करना पड़ेगा। अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम आर आर्टिकल्स, ठीक है ना, दोनों टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी, सेक्शन 15, ठीक है ना। चलो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। सेक्शन 15 ऑफ द एक्ट रिक्वायर दैट एवरी अल्ट्रेशन मेड इन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द कंपनी shall be noted in every copy, be it issued in electronic form or otherwise. ओके, अब ये एमओए एओए क्या है? आप जानते हो, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। हमने पहले ही इसको पढ़ाया था जब बताया था। इफ अ कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द स्टेटेड प्रोविजंस, the company and every officer who is in default shall be liable to penalty of 1,000 रुपीज फॉर एवरी कॉपी। मतलब कि हर एक कॉपी का भाई क्या करना पड़ेगा? नोट करना पड़ेगा हर कॉपी में इसे, एमओए एओए के चेंजेस को। अगर आप क्या करते हो, डिफॉल्ट करते हो, तो आपको पेनल्टी लगा दी जाएगी अगर एक कॉपी में नोट करना भूल गए सपोज, ठीक है ना। अलग अलग डॉक्यूमेंट्स है, अब इनमें नोट करना है भाई आपको, ठीक है। जो भी अल्ट्रेशन करो, मान लो आपने इसमें क्या कर लिया, आपने रिकॉर्ड कर दिया और ये दोनों भूल चुके हो, तो अब आपको इन दोनों के केस में आपको 2,000 रुपीज का पेनल्टी लग जाएगा। मतलब अगर एक डॉक्यूमेंट में आप नोट नहीं करते हो, या फिर आपका एमओए है उसका आप मान लो इस कॉपी में भी नोट कर दिया, इस कॉपी में भी नोट कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट में, और एओए है जिसका आपने मान लो इसमें भूल गए, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है ना। वो आपको पे करना पड़ेगा। of the article issued without such alteration। ओके, चलो आगे आपका सेक्शन 12 है। सेक्शन 12 क्या कहता है? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी। देखो, आपको हमने पहले ही बताया था, जब आप कंपनी को क्या करते हो? रजिस्टर्ड कराते हो, ठीक है ना। कंपनी को रजिस्टर्ड कराने पे आपको क्या चूज करना होता था? रजिस्टर्ड ऑफिस चूज करना पड़ता था जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग। आपकी कंपनी जिस स्टेट में रजिस्टर्ड हो रही है, वहां के जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चूज करना पड़ता है, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, अब उसको पढ़ लो, देखो क्या कह रहा है। अ कंपनी इज कंसीडर टू बी सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो, आपकी कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब कि जैसे कि ये एक पर्सन और ये दोनों ने मिल करके ये कंपनी इनकॉर्पोरेट कराई है, तो अब जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, भाई ये दोनों अलग, कंपनी अलग, तो कंपनी का जो स्टेटस है सेपरेट लीगल एंटिटी का है फ्रॉम द मेंबर्स। वंस अ कंपनी गेट इनकॉर्पोरेटेड इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रजिस्टर्ड ऑफिस। अब मतलब कि भाई इस कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, जहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स रिसीव भी किए जाते हैं और सेंड भी किए जाते हैं, रिलेटेड टू भाई, अब कंपनी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होंगे। चलो, दिस इज अ फिजिकल ऑफिस वेयर द कॉर्पोरेशन विल रिसीव सर्विस आर लीगल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम आरओसी।
आर इन केस ऑफ लॉ सूट ETC। मतलब कि किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो आरओसी के द्वारा भेजा गया हो डॉक्यूमेंट्स, चाहे किसी पर्सन के द्वारा, मेंबर के द्वारा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो वो आपके कहां से रिसीव किए जाएंगे, आरओसी में भेजे जाएंगे। और आरओसी से किसी और मेंबर या फिर किसी पार्टी के पास भेजना है तो आपको रजिस्ट्रार से, रजिस्टर्ड ऑफिस से भेजा जाएगा। चलो, कह रहा दिस एड्रेस कैन नॉट बी अ परमानेंट एड्रेस, बॉक्स मस्ट बट मस्ट बी a physical location where someone is present to receive service of legal documents during normal business hour। नॉर्मल बिजनेस आवर का मतलब क्या होता है, आपको पता है भाई। आपका जो बिजनेस आवर होता है भाई, 9 to 5, 9 to 5 ले लो। अब हर एक ऑफिस का अपना अलग अलग बिजनेस आवर होता है, ठीक है। तो अब इस बिजनेस आवर में आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आ रहा है या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स हमें भेजना है, ठीक है, तो इस ऑफिस में जब कोई रहेगा तभी तो ये काम हो पाएगा। चलो, could be different from a head office or corporate office। मतलब ये डिफरेंट हो सकता है हेड ऑफिस एंड कॉर्पोरेट ऑफिस से। बिल्कुल डिफरेंस हो सकता है भाई। देखो, हमारी ये कंपनी है, अब इसकी एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, ठीक है। वो रजिस्टर्ड ऑफिस भाई किसके लिए होगा, डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करने के लिए या डॉक्यूमेंट्स को भेजने के लिए, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ये रजिस्टर्ड ऑफिस। लेकिन एक आपका हेड ऑफिस होगा जहां पे मैनेजर बैठेगा, ठीक है, कॉर्पोरेट ऑफिस होगा, वो डिफरेंट होता है बेटा, ठीक है ना। चलो, तो समझ में आ गया होगा, हेड ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस दोनों डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं, आगे देखो, सेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 सीक टू प्रोवाइड फॉर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी फॉर द कम्युनिकेशन। भाई रजिस्टर्ड ऑफिस किसके लिए होता है कंपनी में, कम्युनिकेशन के लिए, एंड रिसीविंग सॉरी सर्विस सर्विंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। सर्व करके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा जाता है, ठीक है। नोटिस, लेटर्स ETC, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो नोटिस हो चाहे लेटर्स हो, सारे डॉक्यूमेंट को कंपनी में सर्विंग क्या किया जाता है, सर्व करके रखा जाता है। अगर उससे रिलेटेड कहीं से कम्युनिकेशन करना है, किसी को भेजना है, तो वहां से भेजा भी जाता है और वहां रिसीव भी किया जाता है। चलो, द डोमिसाइल एंड द नेशनैलिटी ऑफ द ऑफ अ कंपनी is determined by the place of its registered office। Okay, this is also important for determining the jurisdiction of the court। Okay, आपको हमने बताया था भाई, रजिस्टर्ड ऑफिस इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। हर एक जुरिडिक्शन, हर एक स्टेट का भाई अपना अलग अलग क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है, जुरिडिक्शन है, सॉरी, जुरिडिक्शन है। चलो, रजिस्टर्ड ऑफिस एंड वेरिफिकेशन देयरफॉर। अब आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एंड वेरिफिकेशन कैसे होगा, चलो, जब आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लेते हो, इनकॉर्पोरेट करने के बाद विद इन 30 डेज, ठीक है ना, आपको क्या करना होगा, at all time thereafter have been registered office capable of receiving and acknowledging of all communication and notice as may be addressed to it। मतलब देखो, आपकी कंपनी जैसे ही क्या हुई, इनकॉर्पोरेट हो गई। इनकॉर्पोरेट आप विद इन 30 डेज में करा लोगे, ठीक है। कंपनी सेल्फ विद इन 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, मतलब कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर आपको क्या करना होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस चूज करके भाई सारा सब कुछ वहां पे डॉक्यूमेंट्स को भाई रिसीव करना, एक्नॉलेजमेंट करना, कम्युनिकेशन करना, नोटिस एड्रेस करना, ये सारा सब कुछ आपके रजिस्टर्ड ऑफिस से होगा। चलो, अब सब सेक्शन 2 रिक्वायर्स द कंपनी shall furnish to the registrar verification of its registered office within a period of 30 days of its incorporation। ओके, मतलब 30 दिन के अंदर आपको क्या करना होगा, कंपनी shall furnish to the registrar,
आपको ये बताना होगा कि आपका कौन रजिस्टर्ड है। जैसे कि आपका यूपी में है, कंपनी महाराष्ट्र में है, तो कौन सा आरओसी है, तो उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन करना होगा। ठीक है, आरओसी को बताना पड़ेगा भाई आपका रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पे है, वेरिफिकेशन 30 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करना होगा। आई होप समझ में आया होगा। चलो, अब लेबलिंग ऑफ अ कंपनी, लेबलिंग ऑफ अ कंपनी का मतलब क्या होता है, देखो समझो। आपको इस चीज से रियल लाइफ में आप इसको देखते होंगे, लेबलिंग लगा होता है, कोई भी कंपनी है, ठीक है, तो उसका लेबल लगा होता है। यूरी कंपनी सेल पेंट आर एफिक्स इट्स नेम एंड द एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर ऑफिस एंड कीप द सेम पॉइंटेड आर एफिक्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ यूरी ऑफिस आर प्लेस। देखो, अब आप देखते होगे कोई भी घर, अगर मान लो बहुत बड़ा एडवोकेट है, तो उसके डोर पे क्या होता है, आपको एक लेबलिंग लगा हुआ होता है, बोर्ड लगा होता है, नेम लिखा होता है भाई और उसमें ये लिखा होता है कि वो भाई हाई कोर्ट का है, किस कोर्ट का है, ठीक है, एडवोकेट, ये सारा सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा। तो वही कह रहा है कि यूरी कंपनी सेल पेंट आर ए फिक्स इट्स नेम, ठीक है, एंड एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का नेम और रजिस्टर्ड ऑफिस, एंड कीप द सेम पॉइंटेड आर affixed on the outside of every office or place in which the business is carried on in a conspicuous position। ठीक है ना, conspicuous position is legible letters। देखो, अब इसका मतलब समझो, कॉन्पिशियस पोजीशन मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपका क्या है, जैसे कि रजिस्टर्ड ऑफिस है या फिर आपका बिजनेस कहीं पे क्या हो रहा है, रन हो रहा है। अब आपका ये बिजनेस है, अब आप बिजनेस, ये इसका मेन डोर है, अब जा करके पीछे लगा दो भाई कि हमने लगा दिया है भाई, सिंपल बात नहीं। कॉन्पिशियस पोजीशन में जहां से क्लाइंट आते हैं, ठीक है, वहां पे आपका क्या रहेगा, डोर के साइड में लगेगा, और वो लीजिबल लेटर में होना चाहिए। लीजिबल लेटर का मतलब ये है कि आपको ऐसा वर्ड यूज नहीं करना कि भाई कुछ समझ ही ना आए। अब ये लिख दिए, आपको कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा ना, अगर हम आपको बाद में ये लिखे तो ये समझ में आ रहा है ना, हाँ भाई सोनू मौर्य, ये प्रॉपर तरीके से आ रहा है। तो वही चीज है कहने का मतलब कि लीजिबल हो, वो पढ़ने लायक हो, ऐसा आपके लेटर होने चाहिए। एंड इफ द कैरेक्टर्स employed and are not those of the language in general use in the that locality, then also in the characters of the language। मतलब जिस लोकेलिटी में आपको, उस लोकेलिटी में जो भी लैंग्वेज यूज किया जाता है, उस लैंग्वेज को आपको क्या करना होगा, यूज करना होगा, जिससे लोगों को समझ में आए। वो लीजिबल लेटर में होना चाहिए। कॉन्पिशियस पोजीशन का मतलब हमने बता दिया, लीजिबल लेटर्स का मतलब हमने ये बताया कि भाई ऐसा ना लिखो कि भाई ऐसा ऐसा कर दिए हो गया, भाई ये क्या लिखा है भाई, किसी को क्या पता चले, आपका कोड वर्ड है आप समझो। लेकिन जो लोकल एरिया में आपका बिजनेस है, उस लोकल एरिया में जो लैंग्वेज का यूज किया जाता है, उस लैंग्वेज में आपको क्या करना है, अपने जो भी है रजिस्टर्ड ऑफिस के सामने में क्या बोर्ड लगेगा, उसे आपको क्या करना होगा, इस लैंग्वेज का यूज करना होगा। ठीक है, चलो, हैव इट्स नेम इंगर्ड इन लीजिबल कैरेक्टर्स ऑन इट्स सील इफ एनी। मतलब आपकी कंपनी की सील होती है, आप जानते हो सीए जो आपके फर्म है, उसमें एक सील होती है, कॉमन सील, उसमें लिखा होता है बीच में सीए, और साइड में का नाम लिखा होता है, जैसे कि मान लो कोई भी है, ABC एंड फर्म, जो भी है एसोसिएशन, मान लो 3 सीए है, तीनों मिलकर के क्या कर रहा है, एक फर्म चला रहे, पार्टनरशिप फर्म, तो इनका लोगो बनेगा, तो उसमें ये ABC एंड एसोसिएशन, बीच में एसोसिए लिखा रहेगा। तो आपको ये मतलब कि ये लेटर जो है भाई लिजिबल होने चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई लेटर आप यूज नहीं करोगे
जिसे समझ ही ना आए, उसका मतलब ही ना पता चले, ठीक है। इंग्रेव्ड इन एलिजिबल कैरेक्टर्स इन इट्स सील इफ एनी। आगे सी पॉइंट कह रहा है, गेट इट्स नेम एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एंड द कॉर्पोरेट एंटिटी नंबर along with telephone number, fax number, if an email, website, any printed in all its business letter। देखो, आपका बिजनेस का लेटर हेड होता है, बिल हेड होता है, उसके अंदर आप देखे होगे, आपको याद होगा भाई, आपने कभी भी लेटर हेड कोई देखा होगा तो जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो तो सबसे पहले ऊपर जो होता है यहाँ पे देखो, आपका पूरा ये ब्लैंक होता है, ऐसे समझो। ये है जैसे कि ये लेटर हेड है, ठीक है। ये पूरा नीचे का पोर्शन पूरा ब्लैंक होता है, खाली होता है। यहाँ पे उस डॉक्टर का नाम लिखा होता है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से एड्रेस, नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, ये सारा सब कुछ लिखा होता है। बस उसी की बात कर रहा है। अगर आपने ये लेटर हेड समझ लिया है तो ये पॉइंट आपका सी समझ में आ जाएगा। कह रहा है गेट इट्स नेम एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एंड द कॉर्पोरेट एंटिटी नंबर। आपको क्या करना होगा, एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस का डालना पड़ेगा, नेम डालना पड़ेगा, कॉर्पोरेट एंटिटी नंबर डालना पड़ेगा, जो सिन नंबर मिलता है, याद है बेटा कि भूल गए हो, जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो तो आपको कॉर्पोरेट सिन नंबर मिलता है, ठीक है। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर एलॉन्ग विद द टेलीफोन नंबर, आपको टेलीफोन नंबर भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और उसके बाद आपको फैक्स नंबर, ईमेल एंड वेबसाइट एड्रेस डालना पड़ेगा, इफ एनी printed in all of the business letter, bill head, letter paper and in all its notice and other official publication। ये सारा सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने जो समझाया भाई समझ में आ गया होगा। हमने क्या बताया, ये क्या कौन सा लेबलिंग ऑफ अ कंपनी चल रहा है, क्या चल रहा है, लेबलिंग ऑफ अ कंपनी। कंपनी के लेबल में सारा सब कुछ लिखकर आपको बताना पड़ेगा। आपके रजिस्टर्ड ऑफिस या बिजनेस चल रहा है, वहां पे आपको एक बोर्ड लगाना पड़ता है जो कि वो कॉन्स्पिशियस पोजीशन पे होना चाहिए। लीजिबल लेटर में यूज करके लोकल लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सारा सब कुछ कॉमन सील है, तो उसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स आप यूज करोगे वो लीजिबल होने चाहिए। चलो, फिर आपको क्या करना होगा, आप एड्रेस, नेम, आइडेंटिटी नंबर, टेलीफोन नंबर, वेबसाइट नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारा सब कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक। डी पॉइंट में हैव इट्स नेम प्रिंटेड एंड हुंडीज, प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, सच अदर डॉक्यूमेंट्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। मतलब कि है इट्स नेम प्रिंटेड ऑन, अब आपकी कंपनी का क्या हो, कोई प्रोमिजरी नोट हो या फिर हुंडी हो या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज हो, ठीक है। ये भी एक प्रकार के क्या है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है। हुंडी ये पहले चलती थी, अब बहुत कम दिखने को मिल रही है। प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत ज्यादा अब चल रहा है। तो ये भी डॉक्यूमेंट्स है, इसमें भी आपको प्रिंटेड होना चाहिए ये सारा सब कुछ। सच अदर डॉक्यूमेंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, तो ये डॉक्यूमेंट्स और बता दिए गए आपको। और अगर डॉक्यूमेंट जो अभी नहीं बताए गए हैं, अगर आपके कंपनी के अंदर है, वो डॉक्यूमेंट में ये सारा सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा। ओके, चलो। नोट क्या दे रखा है आपका, वेयर अ कंपनी हैज changed its name during last 2 years, ठीक है, it shall paint or affix or print both are all such names in case of point as well as सी एबव। मतलब कि जो आपने ऊपर ए टू सी पॉइंट पढ़ा था, ठीक है, वहां आपको सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। यदि आप अपने कंपनी का नेम चेंज करते हो ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर, सेल पेंट आर फिक्स द प्रिंट बोथ आर सच नेम्स इन केस पॉइंट एज वेल एज सी एबव, ठीक है ना। इन केस वन पर्सन कंपनी, द वर्ड वन पर्सन कंपनी शैल बी मेंशन्ड, ब्रैकेट में आपको वन पर्सन कंपनी लिखना पड़ेगा या फिर आप ओपीसी लिख सकते हो। ओके बेटा, आपको पता होगा ओपीसी वर्ड यूज किया जाता है वन पर्सन कंपनी के लिए, ठीक है। ब्रैकेट में ओपीसी लिख दो या फिर वन पर्सन
कंपनी लिख सकते हो। ओके, समझ में आ गया होगा। चलो, आगे क्या कह रहा है अब वो, नोटिस आप चेंज वेरिफिकेशन टू रजिस्टर्ड। बिल्कुल, आप चेंज करोगे तो भाई उसका वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को सारा सब कुछ बताना पड़ेगा। कह रहा नोटिस देना पड़ेगा ऑफ एवरी चेंज। अगर किसी भी प्रकार का चेंज करते हो, आप द सिचुएशन आप रजिस्टर्ड ऑफिस, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का, आफ्टर द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, मतलब आपने इनकॉर्पोरेशन के बाद अपने रजिस्टर्ड ऑफिस चूज कर लिए थे, सारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब आपने डिसाइड किया कि आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है। तो सबसे पहले हमने ये भी बताया था ऊपर, इसका प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कराने के लिए आपको सबसे पहले आरओसी से वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद बहुत सारे आपको अपने कंपनी में एसआर पास करना पड़ेगा। तो सारे सारे मेंबर से आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उस अप्रूवल के डॉक्यूमेंट्स और जो आरओसी के द्वारा डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुआ है, वो सारा सब कुछ यूज करके आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर सकते हो। तो ये हमने ऊपर के क्लास में, हमने मतलब ऊपर के टॉपिक थे जो उसमें पढ़ा चुके हैं, ठीक है, पिछली क्लास में। तो अब आपको हम ये, भाई अगर नोटिस आप चेंज एंड वेरिफिकेशन टू रजिस्ट्रार, ठीक है, अब किसी भी प्रकार का रजिस्टर के बाद अगर आप कोई चेंज करते हो, तो फिर से आपको क्या करना होगा, भाई इसका वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। वेरीफाइड इन द फॉर्म ऑफ INC 22 along with fees as prescribed shall be given to the registrar within 30 days of the change, who shall record the same। मतलब कि आपको फॉर्म नंबर और फीस जो भी प्रिस्क्राइब की जाएगी, वो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल बी गिवन टू रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ द चेंज। चेंज करने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको आरओसी को देना पड़ेगा। हु शैल रिकॉर्ड द सेम, जो रजिस्टर में रिकॉर्ड करेगा आरओसी, ठीक है। अप्रूवल कंफर्मेशन ऑफ चेंज, ठीक है, ये अप्रूवल एंड कंफर्मेशन ऑफ चेंज की बात कर रहा है। बाई पासिंग ए स्पेशल रेजुलेशन, क्या कह रहा है, चेंज बाई पासिंग ए स्पेशल रेजुलेशन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी शैल बी चेंज्ड ओनली बाई पासिंग ए स्पेशल रेजुलेशन। ये अभी हमने ऊपर बस रिवाइज कराते हुए बताए थे बेटा, कि अगर आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एसआर पास कराना पड़ेगा बाई अ कंपनी आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ any city, town or village where such office is situated, or where it may be situated later by virtue of the special legislation passed by the company। ओके, मतलब कि रजिस्टर्ड ऑफिस ऐसा नहीं है कि आपके मेंबर भाई एग्री ना कर रहे हो, आप ले जाकर के जंगल में चूज कर लो, मतलब ऐसे एरिया में जहां के आपके मेंबर है ही नहीं है, ठीक है। तो मेंबर को जहां पास लगेगा भाई, वहां पे चूज आपको अप्रूवल देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ले जा करके बहुत दूर कर दो रजिस्टर्ड ऑफिस, इससे मेंबर को दिक्कत होती है आने जाने में, ठीक है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस बिना मेंबर के अप्रूवल आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ रजिस्ट्रार, ठीक है। where a company changes the place of its registered office from the jurisdiction of one registrar to the jurisdiction of another registrar। मैंने सिंपल बताया था बेटा, हर एक स्टेट का क्या है, आपका अपना जुरिडिक्शन है, अपना रजिस्ट्रार है आरओसी। अब आप उसे चेंज करना चाहते हो, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। विद इन द सेम स्टेट there such change is to be confirmed by the regional director on an application made by the company। Application shall be made in form INC 23 along with fees।
मतलब आपको भाई सेम स्टेट में अगर आपको चेंज करना है, जैसे कि आप जानते होंगे बहुत सारे स्टेट में भाई आपका रजिस्ट्रार ज्यादा है, एक या दो से। जैसे महाराष्ट्र देख लो, ठीक है, दो तीन रजिस्ट्रार है, आरओसी है वहां पे। तो वही चीज है, अगर आपका सेम स्टेट में है तो कंफर्म लेना पड़ेगा रीजनल डायरेक्टर से ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द कंपनी। एप्लीकेशन फॉर्म नंबर क्या होगा, INC 23 एलॉन्ग विथ फीस देना पड़ेगा। ओके, चलो, समझ में आया होगा भाई। उसके बाद कम्युनिकेशन एंड फाइलिंग ऑफ द कंफर्मेशन। चलो आगे ये पॉइंट देख लो क्या कह रहा है। कम्युनिकेशन एंड फाइलिंग ऑफ कंफर्मेशन, द कंफर्मेशन चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम jurisdiction of one registrar to another registrar within the same state shall be communicated within 30 days from the date of receipt of application by the regional director to the company। अगर आप सेम भाई jurisdictions में आपने रजिस्ट्रार को चेंज करना चाहते हो एक रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार के पास, तो आपको क्या होगा, कंफर्मेशन होगा। क्या होगा, चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन jurisdiction वन रजिस्ट्रार टू अनदर रजिस्ट्रार विद इन द सेम स्टेट शैल बी communicated within 30 days from the date of receipt of application। जैसे ही आरओसी को एप्लीकेशन रिसीव्ड होगी INC 23 और फीस के साथ, मतलब कि रीजनल डायरेक्टर टू द कंपनी वो 30 दिन के अंदर अंदर उसे कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, द कंपनी सेल फाइल द कंफर्मेशन विद द रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज ऑफ द कम्युनिकेशन हु सेल रजिस्टार द सेम। अब उसके बाद कह रहा है कंपनी सेल फाइल द कंफर्मेशन विद द रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज ऑफ द डेट ऑफ कंफर्मेशन हु सेल रजिस्टर द सेम। मतलब कि आपने भाई जो एप्लीकेशन दिया था अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करा के दूसरी जगह रजिस्टर कराने का, ठीक है, उसका कंफर्मेशन आने के बाद आपको क्या करना होगा, कंपनी को, कंपनी सेल फाइल द कंफर्मेशन विद द रजिस्टर विद इन पीरियड ऑफ 60 डेज। मतलब जैसे ही कंफर्मेशन आया उसके 60 डेज में आपको क्या करना होगा, फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास ऑफ द डेट ऑफ कंफर्मेशन हु सेल रजिस्टर द सेम, जो आपकी कंपनी को रजिस्टर करेगा। ठीक है, एक जुरिडिक्शन से जुरिडिक्शन के पास। ठीक है, क्लैरिफाई द रजिस्ट्रेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच कंफर्मेशन। अगर आपने यहां पे क्या कर दिया, कंफर्मेशन कर दिया है, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, सर्टिफाई कर देगा रजिस्ट्रेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच कंफर्मेशन। ओके, आगे पेनल्टी लग जाएगी यदि आप क्या करते हो, डिफॉल्ट करते हो। कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन, ऊपर जो हमने आपको बताया सारा पॉइंट, अगर आप उन सारे पॉइंट में से किसी भी पॉइंट का क्या करते हो, डिफॉल्ट करते हो ऑफ दिस सेक्शन, द कंपनी एन्यूरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ 1000 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूअस बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज। मतलब कि 1 डे 1000 पेनल्टी। अब ऐसा नहीं है कि आप भाई साल भर पूरा डिले कर दिए तो आपको हर डे आपको 1000 लगता जाएगा, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज आपको पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, चलो, तो अब आपने ये रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज हमने बता दिया आपको, हमने पहले बताया रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन अ सिटी बोर्ड रेजुलेशन नोटिस टू आरओसी 30 दिन में देना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा सब कुछ आपको रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने का एक देखो चार्ट आ गया नीचे। ठीक है, विद इन अ स्टेट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, स्पेशल रेजुलेशन नोटिस टू आरओसी 30 डेज में। और उसके बाद विद इन अ स्टेट फ्रॉम वन आरओसी टू अनदर आरओसी, मतलब विद इन एक सिटी से दूसरी सिटी में जाओगे तो स्पेशल रेजुलेशन और आरओसी को नोटिस दोगे। अगर आप क्या करना है भाई, एक फ्रॉम वन आरओसी टू अनदर आरओसी, तो स्पेशल रेजुलेशन आरडी से आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद 30 दिन 30 दिन, फिर उसके बाद कंपनी कंफर्मेशन, ये वाला पॉइंट अभी अभी जैसे हमने बताया ना, ये 30 दिन। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, 30 दिन के एप्लीकेशन दोगे आरओसी को चेंज करने के बाद 30 दिन का एप्लीकेशन दोगे। जैसे ही चेंज
का कंफर्मेशन आ जाता है आरडी से, ठीक है, आरडी से। तो आपका कंफर्मेशन के बाद कंपनी फाइल करेगी। इस कंफर्मेशन से डेट से लेकर के 60 दिन तक कंपनी क्या करेगी, फाइल करेगी ये सारा सब कुछ, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर। उसके बाद आरओसी 30 दिन के अंदर, जैसे कंफर्मेशन मिलेगा 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी चेंज कर देगा, ठीक है। ये सारा सब कंक्लूसिव एविडेंस। फिर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर चेंज इन सिचुएशन क्लाज, मतलब कि भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप चेंज करते हो, ये दोनों तो विद इन स्टेट की बात थी, एक सिटी से दूसरे सिटी, एक स्टेट में भाई एक से ज्यादा आरओसी हो सकता है। तो आपने आरओसी, एक आरओसी को चेंज करके दूसरे आरओसी के बाद अगर आप अपना रजिस्टर ऑफिस कर रहे हो शिफ्ट, तो उस केस में आपको क्या करना होगा। ये पूरा टॉपिक तो हमने पहले ही पढ़ा दिया था, ठीक है ना। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर रहे हो, तो स्पेशल सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद 60 दिन 30 दिन आपको ये सारा, उसके बाद आरओसी क्या करेगा, फ्रेश सर्टिफिकेट इशू कर देगा ऑफ इनकॉर्पोरेशन का, ठीक है। चलो, तो ये सारा टॉपिक यहां से आपको रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड आपको सारा सब कुछ यहां से पढ़ाए थे, ठीक है। ये जब हमने एमओए पढ़ाया था, तो एमओए के अंदर आपको बताए थे स्टेट क्लास चेंज करना, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास चेंज करना पढ़ाए थे। ये चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है। ये देखो, आप इसको जाकर के पीछे याद करो, रीजनल डायरेक्टर आईएनसी 3023 फॉर्म फीस सारा सब कुछ आपको क्या करना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ये सारा अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये पूरा पढ़ा चुके हैं बेटा, इसको जाकर के रिवीजन करो, तभी हो पाएगा। ये पूरा पढ़ाए थे। उसके बाद आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना पड़ा है। फिर अब बाद में आपको ये रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी पढ़ा है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस अलग टॉपिक है, तो उसमें भी आपको रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने का भाई टॉपिक आया, तो वो भी पढ़ा दिए, ठीक है। जो ऊपर पढ़ा चुके थे वो नहीं पढ़ा है। देखो, ये ऊपर टॉपिक हमने ये वाला कवर किया है, ये वाला सिचुएशन जो हमने मतलब जब हम अल्ट्रेशन ऑफ एमओए पढ़े थे, उसमें ये वाला टॉपिक पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद जब हमने रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो ये वाले तीनों पॉइंट हमने कवर कर लिए। विद इन सिटी बोर्ड रेजुलेशन आरओसी को नोटिस देना पड़ेगा। विद इन सिटी फ्रॉम वन आरओसी से विद इन सिटी, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जाना आपको। भाई सेम स्टेट में एक सिटी से दूसरे